वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त मील आज के साथ एक और वीडियो लेकर आए। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी, जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग होगी, आप अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक करके अपने फेवरेट टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो शुरू कर सकते हैं अभी से, जो कि आपकी सारी की सारी अपडेट्स यहीं से कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। पहली अपडेट है स्कॉट डायरेक्शन के फैंस के लिए, जिन्होंने पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को डायरेक्ट किया था। अब उनका मल्टीवर्स का प्रोजेक्ट छूट गया, तो वो अगले प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है लेडी रेथ के सीक्वल का प्रोजेक्ट। वैसे तो अभी कास्टिंग को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, पर कमाल की बात यह है कि 1986 के बाद अब इसका सीक्वल आ रहा है। इतनी देर बाद क्या स्टोरी होने वाली है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं इस सीरीज का बड़ा फैन नहीं हूँ, पर जो है तो उनको तो एक्साइटेड होना चाहिए। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और अगली अपडेट है इंडियाना जोन्स के 5th पार्ट को लेकर, जिसे अब स्टीव डायरेक्ट नहीं करेंगे, और ये पहली मरतबा हो रहा है कि स्टीव के अलावा कोई और डायरेक्टर लिए गए हैं, और ये है जेम्स मैंगोल्ड, जिन्होंने इससे पहले लोगन मूवी को डायरेक्ट किया। तो आपको क्या लगता है, लोगन की तरह क्या ये इंडियन जोन्स के 5th पार्ट को भी अच्छा डायरेक्ट कर पाएंगे या नहीं? कमेंट्स में बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है, क्योंकि दो जुमांजी के मेन कास्ट हमारे सामने एक और अलग मूवी में कास्ट किए गए हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली है, और इसका प्लॉट भी बड़े मजे का है। हमारी एशियन एक्ट्रेस रोल प्ले करेंगी एक यंग लड़की का, जिसके ऊपर प्रोमनेट प्रैंक किए जाता है, और वो एम्बेरस होकर अपने हाई स्कूल को छोड़ देती है। बड़े होकर वो असैसिन बनती है, और असैसिन होकर उसे जो टारगेट दिया जाता है डायना, जिसका रोल प्ले कर रही है कैलन गैलन। और उसे बाद में पता चलता है कि वो उसकी हाई स्कूल बुली थी, और फिर उन दोनों को ही मारने के लिए एक और असैसिन का ग्रुप भेजा जाता है। ऑफ कोर्स अब उन दोनों को मिलके ही असैसिन की ग्रुप को टेक डाउन करना होगा। जो डायरेक्टर कंफर्म हुए हैं वो है जूडी वैंग। माइकल और स्टॉर्म से बात हो रही है इस मूवी की स्क्रिप्ट के लिए। वेल, मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है टॉम क्रूज की अपकमिंग स्पेस मूवी, जिसके लिए डाइगल लेमन राइट और डायरेक्ट करने के लिए कंफर्म हो गए हैं। अगली अपडेट है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की अपकमिंग मूवी, जिसका टाइटल है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, जिसके लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो कास्ट किए गए थे, पर उनका रोल नहीं पता था, जो कि अभी रिसेंटली कंफर्म हुआ है कि वो एक विलन का रोल प्ले करने वाले इस मूवी में। मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ तक कि पैरामाउंट खुद सोच के बैठे थे कि शायद वो एक हीरो होने वाले हैं, पर अब विलन की न्यूज़ सुन के काफ़ी लोग हैरान हो गए और सोच में पड़ गए हैं कि ये किस तरह की मूवी होने वाली है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है इस मूवी को लेकर। अगली अपडेट है सोनी के सीक्वल को लेकर, जो कि ऑफिशियली काम में आ गया है, और इसकी कंफर्मेशन कर दी गई कि इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स ये एनिमेटेड मूवी है, तो इसमें जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनिमेशन का काम पहले कर देंगे तो बाद में भी दूसरी शूटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इसका काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मारियो की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी वीडियो गेम बेस्ड मूवी है, लाइव एक्शन मूवी। और इन दोनों से रिलेटेड जो सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों मूवीज ही 2022 में हमारे सामने आ जाएंगी, तो ये बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएगी? अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पे बॉर्डरलैंड मूवी की कास्टिंग को लेकर, जो कि लायनगेट की तरफ से एक लाइव एक्शन वीडियो गेम बेस्ड मूवी आने वाली है। तो कैट ऑफिशियली लिलिथ का रोल प्ले करने के लिए कंफर्म हो गई है। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ अभी बात में है, पर अब कंफर्मेशन आ गई है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है अपग्रेड के सीक्वल को लेकर, पर वैसे नहीं आ रहा जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अब ये टीवी सीरीज़ के रूप में आ रहा है, और लिंग वेनहल इस पर काम करेंगे, और बोलम हाउस की तरफ से हमारे सामने ये प्रोड्यूस की जाएगी। ऑल्सो वेनहल इसे को राइट भी करेंगे। बोलम हाउस के दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ नज़र डालें तो इनविजिबल मैन की ट्रिलॉजी बनाने की अनाउंसमेंट यहाँ डायरेक्टर की तरफ से कर दी गई है। वो चाहते हैं कि इसमें पूरी की पूरी ट्रिलॉजी बने, मतलब काफ़ी सारे सीक्वल्स बने। वेल, मेरा ओपिनियन है कि फर्स्ट पार्ट की एंडिंग काफ़ी अच्छी की, और सीक्वल्स की ज़रूरत नहीं है, और बाकी यूनिवर्सल के मॉन्स्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके मूवी बनानी चाहिए, ना कि एक ही मूवी को पकड़ के उसके सीक्वल्स बनाना शुरू कर देने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आपका कहना कमेंट्स बताइएगा। और उसी के साथ साथ जहाँ पे हमें ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन की मूवीज़ देखने मिल रही हैं, उसी के साथ यहाँ पे एक और नाम जुड़ चुका है, जिसका नाम है वुल्फमैन। जी हाँ, वुल्फमैन की भी लाइव एक्शन यहाँ पे बोलम हाउस की तरफ से हमें मूवी देखने मिल रही है। तो इस यूनिवर्सल मॉन्स्टर का रोल प्ले करने वाले हैं रियान, और इसका प्लॉट की जो बहुत छोटी डिटेल निकल के आई है वो ये है कि रियान न्यूज़ रिपोर्टर होंगे, और जब उन्हें एक वुल्फ बाइट करेगा तो वो वुल्फमैन बनने जाएंगे। सुनने में ये वियर्ड लगता है, पर ये एक छोटी सी डिटेल है, तो हमें इतनी जल्दी मूवी को जज नहीं करना चाहिए। वेट करते हैं अगली डिटेल्स आने का। अगली अपडेट है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की रिलीज डेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स और रूमर्स थ्योरीज ये कह रही हैं कि इसकी रिलीज डेट डिले हो सकती है। इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट नवंबर की, और मुझे नहीं लगता जो आजकल हालात चाह रहे हैं नवंबर में ये मूवी रिलीज़ हो सकती है। तो काफ़ी रूमर्स थ्योरीज के बाद ये कह रहे हैं कि 25 नवंबर 2021 में इसकी रिलीज डेट जा सकती है, पर वहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जॉन विक 4 और मैट्रिक्स 4 मूवी की रिलीज डेट भी सेम है, तो इसकी वजह से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
वेल मेरी एक्साइटमेंट इस मूवी को लेके बहुत ज़्यादा थी, पर ये अब डिले ही हो जा रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली प्लैनेट ऑफ द एप्स की ट्रिलॉजी को लेके भी कुछ अपडेट्स आई है। आपको पता है मैट्रिक्स की 3 पार्ट्स के बाद इसके रीबूट वर्जन को अनाउंस कर दिया गया था, जिसे डायरेक्ट करने के लिए आए थे मदर रनर के डायरेक्टर वेस बेल। उन्होंने खुद कंफर्म किया था कि ये मूवी एक रीबूट होने वाली है और हम काफ़ी ज़्यादा कूल न्यू स्टफ ऐड करने वाले हैं। पर अब रिसेंटली ये अपडेट आई है कि वो चाहते हैं कि मैट्रिक्स की ट्रिलॉजी को भी कंटिन्यू किया जाए, उसमें ही कोई नए कूल स्टफ ऐड किए जाए, ना कि इसको रीबूट कर जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले क्रू मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, जैसे राइटर, को राइटर्स, तो काफ़ी ज़्यादा पुराने मेंबर्स आ रहे हैं इस मूवी को संभालने के लिए। उन्होंने ये भी फैंस को कहा है कि टेंशन मत लीजिए, मूवी अच्छे हाथों में है। उसके साथ साथ बेल ने यह भी कहा है कि आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हम एक एक डिसीजन केयरफुली ले रहे हैं ताकि फ़ैन डिसपॉइंट ना हो। तो ये बातें सुन के मेरी उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं बेल से। देखते हैं आगे वो हमें क्या डिलीवर कर पाते हैं इस ट्रिलॉजी में। अगली और लास्ट अपडेट है जेसन बॉर्न की फ्रेंचाइजी को लेके, जो कि दोबारा रीबूट हो रही है, क्योंकि ये पहले एक दफ़ा रीबूट हो चुकी है, इसकी पहले एक दफ़ा सीरीज़ बन चुकी है, इसके पहले 4 पार्ट भी आ चुके हैं और अब दोबारा रीबूट होकर हमारे सामने आ रही है। आई डोंट नो कि स्टूडियो ऐसा बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि फैंस जब देखना नहीं चाहते उसे और फिर भी ज़बरदस्ती इसे रीबूट किया जा रहा है। आपका कहना है कि आप ये मूवी देखना चाहते भी हैं या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। तो फाइनली आप मार्वल की अपडेट की तरफ चलते हैं। मार्वल की पहली अपडेट है यहाँ पे किम्बर के डार्क फिनिक्स कट को लेके। आपको मैं ये बता दूं कि जैक स्नाइडर ने फैमिली इशू की वजह से जस्टिस लीग मूवी को छोड़ा था। उसी के साथ साथ स्टूडियो ने ना वेट करते हुए एक और डायरेक्टर को हायर कर लिया और हमारे सामने एक डिजास्टर जस्टिस लीग आई। पर असली जस्टिस लीग की सोच जो बना के रखी हुई थी जैक स्नाइडर ने, वो 4 आवर्स की अभी भी पड़ी हुई थी। पर अगर बात की जाए किम्बर कट की, तो उन्होंने रिसेंटली वॉच पार्टी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बातें की है, जैसे कि डार्क फिनिक्स मूवी 2 पार्ट में होने वाली थी, पर फिर भी उन्होंने अपना टैलेंट और काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए हमारे सामने ये 1 पार्ट की मूवी लेकर आए, जो कि उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद हमारे सामने ला के रखी है। मतलब वो फैंस को कन्विंस करना चाहते हैं, क्योंकि जब से ये जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की अनाउंसमेंट हुई है, हर कोई डायरेक्टर ये कहना चाह रहा है कि हमारी सोच अलग थी, स्टूडियो ने हमें प्रेशराइज़ किया और वो अपनी कट की डिमांड कर रहे हैं और फैंस भी अच्छी तरह कन्विंस हो ही जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि किम्बर कट पड़ा हुआ है, अगर पड़ा भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि किम्बर की कोई सोच अलग थी। मुझे लगता कि डार्क फिनिक्स जैसे हमारे सामने आई है वही किम्बर की सोच थी। तो इस इशू को यहीं बंद करते हैं। मिस्टर कैम्बर्ग ने एक और चीज़ बताई है कि गैम्बर्ड मूवी हमें मिस्टर सिनेस्टर का कैरेक्टर देखने मिलने वाला था। वेल गैम्बर्ड मूवी होने से रही, पर जो हमारे सामने मूवी कब से अटकी हुई है डार्क फिनिक्स, उसके इशू का पता चल गया है कि ऐसा क्यों है कि ये मूवी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं रिलीज़ हो रही और थिएटर रिलीज़ ही हो रही है। वेल ये एक डील की वजह से है जो कि डिज्नी और फॉक्स के बीच तय हुई थी। डिज्नी ने फॉक्स को पैसे दिए थे कि ये मूवी थिएटिकल रिलीज़ होगी और ये फॉक्स की डिमांड थी। तो अब डिज्नी ने पैसे दिया तो कोई लॉस तो वो करा नहीं सकते, तो ये मूवी उन्हें थिएटर्स में ही रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो डील्स तो तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी लंबी कार्रवाई होती है, पेपर वर्क होता है। तो ये थी मेन रीज़न कि क्यों डार्क फिनिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में रिलीज़ नहीं हो रही। वेल जेके सिमंस ने अपने जे जोना जॉनसन का रोल काफ़ी ज़्यादा स्पाइडरमैन की मल्टीपल मूवीज़ के लिए साइन कर दिया। काफ़ी लोग कह रहे हैं मल्टीपल सीक्वल्स के लिए, तो सीक्वल्स उन्होंने नहीं कहा। इसमें तो मॉर्बिस वैम्पायर, वेनम भी आ सकती है, स्पाइडरमैन 3 भी आ सकती है, तो मल्टीपल मूवीज़ के लिए उन्होंने कहा है। और बात रही हमारे क्रिस इवैंस के कैप्टन अमेरिका के रोल की, तो उन्होंने इसके बारे में भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि वो दोबारा अपने कैप्टन अमेरिका का रोल MCU में प्ले करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की लेगा और जो कैप्टन अमेरिका का काम था उसने कर दिया, तो एक रोल ज़्यादा देर के लिए प्ले करना भी अच्छा नहीं होता। तो उन्हें लगता है कैप्टन अमेरिका रोल से उनकी बस हो गई है। और जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले रेड स्कल का रोल प्ले करने वाले एक्टर ने जो बातें की थी कि वो चाहते हैं कि कैप्टन अमेरिका की अलग एक स्पिन ऑफ मूवी बने, जहाँ पे वो अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे कैसे टाइम ट्रैवल करके स्टोन्स को वापस रखा। उनका कहना है कि वो क्रिस इवैंस के साथ और भी मूवीज़ में काम करना चाहते हैं। पर मेरे ख्याल से अब क्रिस इवैंस की स्टेटमेंट के बाद ये सारी चीज़ें रॉन्ग प्रूव होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रेड स्कल का करेक्टर हमें फ्यूचर में नहीं नजर आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो काफ़ी सारी मल्टीपल MCU की मूवीज़ में फीचर होते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने जो मेंशन किया वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मल्टीवर्स मूवी का है और फैल्कन द विंटर सोल्जर में भी मूवी के आने के रूमर्स थे उनके। तो टेंशन नहीं, उनका करेक्टर आगे फ्यूचर में दिखता रहेगा। तो एक और पुरानी मूवी की बात कर लेते हैं। जी हाँ, लोगन मूवी की बात कर रहा हूँ। उसके डायरेक्टर जेम्स ने हमारे सामने कुछ चीज़ें शेयर की है, जैसे कि वो सॉरी करते हैं कि उन्होंने कॉमिक से एक्यूरेट वुल्वरिन का कॉस्ट्यूम यूज़ नहीं किया, पर उन्हें पूरी उम्मीद है कि MCU में जब ये वुल्वरिन जा रहा है तो वो सूट हमें देखने ज़रूर मिलेगा, वो भी बहुत अच्छे से। फिर जो आजकल काफ़ी रूमर्स
फैले हुए हैं कि व्हाट इफ के एक एपिसोड में पीटर पार्कर हमें हॉकाई के रूप में दिखाया जाएगा। मुझे तो ये सच नहीं लगता, क्योंकि उसका प्रूव ही इतना रॉन्ग है। आप देख लें कंसेप्ट में कहीं से ये पीटर की शक्ल लग रही है, मुझे तो हॉकाई की शक्ल लग रही है। मे बी हो भी सकता है ऐसा एपिसोड, पर उन्होंने जो प्रूफ दिया है ना, तो वो बहुत गलत है। आपका कहना है कमेंट्स में बताइएगा। और कुछ कंसेप्ट आर्ट्स हैं डोरेमोन की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से, तो आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट लुक और कितने डिफरेंट आइडिया थे डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स के पास। और हमें क्या डोरेमोन देखने मिला, जो हमें देखने मिला वो भी काफ़ी अच्छा था, पर ये भी काफ़ी कूल आइडियाज़ हैं। और फाइनली डीसी के अपडेट्स की तरफ चलते हैं अब। और इसमें पहली अपडेट आती है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी को लेकर और ज़्यादा अपडेट, क्योंकि जैक स्नाइडर चाहते हैं कि मूवी की कुछ रीशूट्स किए जाएँ, ताकि वो चाहते हैं कि मूवी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाए। कास्ट क्रू मेंबर्स को वो वापस बुलाना चाहते हैं, कुछ एडिशनल सीन्स शूट करके मूवी को ज़्यादा स्मूथ और अच्छे से दिखाना चाहते हैं। कुछ नई सोचे या फिर कुछ नए आइडियाज़ आएंगे तो उन्हें भी वो मूवी में फीचर करके फैंस को ज़्यादा अच्छी तरह से जस्टिस लीग मूवी का चस्प दिलाना चाहते हैं। पर HBO मैक्स और वार्नर ब्रदर्स ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्योंकि पहले ही अभी एडिशनल सीन्स शूट भी नहीं किए, पर फिर भी मूवी का बजट आगे जा रहा है, मतलब 30 मिलियन से भी ज़्यादा हो जा रहा है। पर इस बारे में आपका कहना है कमेंट्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं स्नाइडर कट को छोड़ के सुसाइड स्क्वाड के कट को लेकर। डायरेक्टर ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, जैसे कि ये मूवी इमोशनली ड्रामा मूवी होने वाली थी, पर प्रेशराइज होने की वजह से उन्होंने इस मूवी को कॉमेडी मूवी बना दिया। उसी के साथ साथ उनकी मूवी 100% एग्जिस्ट करती है। स्नाइडर कट की तरह नहीं है कि उन्हें रीशूट्स करने पड़ेंगे, VFX कंप्लीट करना पड़ेगा। मूवी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है 100%, तो बस रिलीज़ करने का और एडवर्टाइज करने के पैसे लगेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि स्टूडियो इन चीज़ों में भी पैसे लगाना चाहता है, और ना ही लगता कि फैंस को ये मूवी चाहिए। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगली अपडेट है हेनरी कैविल के सुपरमैन के रोल को लेकर। स्टूडियो से उनकी बातचीत हो रही है किस तरह हेनरी कैविल का सुपरमैन दोबारा आए, फैंस को भी खुश कर दे और हेनरी कैविल भी सेट हो जाए अपने सुपरमैन के रोल के लिए। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ निकलती है और जो थ्योरीज निकल के आई हैं। पहले कि मैन ऑफ स्टील 2, जो कि ऑफिशियली स्टूडियो ने टेक डाउन कर दिया कि इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम हम नहीं कर रहे। और दूसरा आता है कैमियो या फिर स्पोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे, जैसे कि ब्लैक एडम मूवी में वो कैमियो कर सकते हैं, शज़ैम मूवी में वो स्पोर्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, विलन से लड़ने के लिए शज़ैम की मदद कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है। एक्वामैन 2 मूवी में हो सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है द बैटमैन मूवी, जो कि रॉबर्ट पैटिंसन की मूवी है, उसमें भी हमें हेनरी कैविल वाला सुपरमैन देखने मिल सकता है। जबकि मैट्रिक्स ने कंफर्म कर दिया कि DCEU से अलग है वो द बैटमैन मूवी, पर इसके भी इवेंट्स आपस में मिल सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में द फ्लैश पॉइंट मूवी के कुछ प्लॉट के बारे में डिस्कशन की थी कि कैसे द बैटमैन मूवी और DCEU एक हो सकते हैं, तो वो जाके देख ली, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। तो वो भी चीज़ हो सकती है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन कुछ अलग तरह से, नए तरह से आए और सरप्राइज कर दे हमें द बैटमैन मूवी में। पर मुझे नहीं लगता कि पहली मूवी में ही ऐसा होगा, सीक्वल में शायद ऐसा हो सकता है। तो हेनरी कैविल की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकलती है, पर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत है, कंफर्मेशन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। और एक और बात, वंडर वुमन और द सुसाइड स्क्वाड मूवी में वो हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले शूट हो चुकी हैं। पर ब्लैक एडम मूवी में वो नज़र आ सकते हैं, क्योंकि उसकी शूटिंग काम अगस्त 30 से शुरू होना है, 2020। और एक और जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद JJ अब्राहम की डार्क जस्टिस लीग मूवी में वो नज़र आ सकते हैं, जो मुझे लगता है, ये मेरी थ्योरी। क्योंकि HBO मैक्स के कंटेंट चीफ ने ये कंफर्म किया कि ग्रीन लैंटर्न और डार्क जस्टिस लीग की सीरीज़ का बजट काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। तो मे बी हेनरी कैविल हमें इधर नज़र आ सकते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये सारी चीज़ें अभी बातचीत में है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। सर रिपोर्ट्स और कुछ रूमर्स, थ्योरीज आ रही हैं, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। वेल, आपके क्या सोचना है हेनरी कैविल सुपरमैन DCEU के फ्यूचर के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वेल, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी होनी तो नहीं चाहिए थी, पर होगी क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको वीडियो लाइक करनी है तो कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी एफर्ट लगती है इन जैसी वीडियोज़ बनाने के पीछे। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। मैं रेगुलर माओ DC और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स उधर ही आती है। उसी के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।